जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 20 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें, वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखो, बाहर बारिश हो रही है, बैकग्राउंड में हो सकता है आवाज़ आए, तो आप इसको मैनेज करने की कोशिश करें, टॉलरेट करने का कोशिश करें। आज से 2 दिन पहले हमने सीबीआई के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, तो एक क्वेश्चन मैं सीबीआई के लिए आपके लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी कोशिश करें इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देने का। ऑप्शन ए है कि सीबीआई एक सांविधिक संगठन है। पहला स्टेटमेंट है सीबीआई एक सांविधिक संगठन है। दूसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य की सहमति से ही किया जा सकता है, राइट। और तीसरा स्टेटमेंट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी किसी भी अपराध की जांच का आदेश दे सकती है। ये तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। इसका मतलब ऑप्शन बी है कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन सी है कि पहला और तीसरा सही है, और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। सभी लोग कोशिश करें इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देने का। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कि जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अपडेट कर देता हूँ, या कभी कोई क्विज डाल दिया, राइट, तो वो टेलीग्राम पे मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। कोई पीडीएफ हुआ या दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो पीडीएफ होता है वो नॉर्मली मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो निश्चित तौर पे टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लें। फर्स्ट पेज पे जी ये न्यूज़ है, लगातार 3-4 दिन से ये न्यूज़ चल रहा है। तो अरब सागर में किस तरह से तबाही मचा रहा है ये तूफान, इस तूफान को हम देख रहे हैं। टॉक्टे नाम का ये तूफान है जिसका नाम दिया था म्यांमार ने। तो एक बार इसको देख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी तबाही मचाए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि तूफान का संरचना कैसे होता है, तूफान का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तूफान कैसे बनता है, कौन कौन से कारक होते हैं जो तूफान को प्रभावित करते हैं। जो ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तूफान, जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। केजरीवाल को सिंगापुर की नसीहत, बयान देने से पूर्व सच जाने। देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आ रहा है वो सिंगापुर स्ट्रेन है, और नया सिंगापुर स्ट्रेन जो है वो भारत में तीसरी लहर को ला सकता है, और ख़ास करके बच्चों के लिए खतरनाक होगा। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट रहा है, वो ट्वीट किया सामने। उसके बाद जो सिंगापुर के विदेश मंत्री हैं उनका कहना था कि राजनेताओं को सच जानना चाहिए, उसके बाद कोई बयान देना चाहिए। बिना सच जाने कोई बयान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने भारत के जो राजदूत हैं सिंगापुर में उसको भी तलब किया। उसके बाद फाइनली विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा, और हमारे देश के विदेश मंत्री इन्होंने सबसे पहले सिंगापुर का धन्यवाद अदा किया, जो कोरोना की दूसरी महामारी के समय में भारत में उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ भेजी है, जो उन्होंने सुविधाएं भेजी हैं, जो इन्होंने हेल्प की है भारत की, इसके लिए उन्होंने सिंगापुर का धन्यवाद अदा किया। और दूसरा स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भारत का स्टेटमेंट नहीं माना जाना चाहिए। भारत सरकार का स्टेटमेंट अलग है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट उसका पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन इसे भारत सरकार के स्टेटमेंट नहीं माना जाना चाहिए। देखो यहाँ ये दोनों न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं, बस एक बार आप देख सकते हैं इसको कि जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद कई सारे विकास के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। उसी के तहत जम्मू कश्मीर में जो युवा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, या कह सकते हो आतंकवाद की ओर आकर्षित होते हैं, चरमपंथ की ओर आकर्षित होते हैं, जिहाद की ओर आकर्षित होते हैं, तो उन लोगों को रोजगार में लगाया जाए। और इसके लिए एक सरकार कार्यक्रम लेकर आई है जिसे कहा गया है दस्तक। गांव के ग्रामीण युवाओं को, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण युवाओं को, घाटी के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगा यहाँ पे, और प्रशिक्षण देकर के रोजगार देने का काम करेगा दस्तक योजना के तहत।
अब देखो इसके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक अलग से लेक्चर मैं बनाऊंगा, वहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लो आप कि जो यूरिया है उसको लेकर के सब्सिडी देने का काम करती है भारत सरकार। और लगभग प्रति बोरी, देखो प्रति बोरी मिलने वाले सब्सिडी को 500 रुपये से बढ़ा करके 1200 रुपये सरकार ने कर दिया है, जो सबसे अधिक इंक्रीमेंट इधर हुआ है सब्सिडी में। दूसरा है कि वैश्विक स्तर पे मूल्य बढ़ने पे भी पुरानी दर पे फर्टिलाइजर मिल पाएगा किसानों को। विश्व स्तर पे फर्टिलाइजर का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को जो है उसी कीमत पे मिल पाएगा, क्योंकि भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, क्योंकि फर्टिलाइजर का उत्पादन भारत में नहीं होता। और तीसरा है कि इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, सरकार पे 15,000 रुपये करोड़ अधिक खर्च होगा जो सरकार को वहन करना है। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि WTO में लगातार ये मुद्दा उठता है भारत के खिलाफ, और विश्व के जितने भी विकसित देश हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, वो भी भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये मुद्दा उठाते हैं कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी दे रहा है, अधिक से अधिक सब्सिडी दे रहा है, जो उसे बंद करना चाहिए, राइट। तो WTO और सब्सिडी का मुद्दा एक अलग टॉपिक है जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में इस चीज़ को आपको जानना चाहिए कि आखिर क्या मुद्दा है। तो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो बना करके, WTO और सब्सिडी। देखो दिक्कत ये होता है कि जैसे न्यूज़ आता है, मान लो न्यूज़ में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो हर एक टॉपिक पे अगर मैं ढंग से डिस्कस करना शुरू करूँ तो एक टॉपिक पे, जैसे क्वाड पे एक अलग से लेक्चर कल हमने लिया था, उस लेक्चर को आई थिंक लगभग 25 से 30 मिनट का वो लेक्चर होगा। तो मान लो कि एक टॉपिक पे अगर मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करूँ पेपर में, तो इस तरह से 25-30 टॉपिक होते हैं, और 25-30 टॉपिक हुआ तो लगभग 5 से 6 घंटा डिस्कशन लग जाएगा। जबकि मेरी कोशिश यहाँ पे होती है कि मैं आधे घंटे के अंदर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का डिस्कशन कर दूँ। तो इसलिए बहुत सारा कुछ चीज़ों को हम बहुत एनालिसिस के तौर पे डिस्कस करते हैं, और कुछ चीज़ों को हम जो है बाद में वीडियो बना करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे WTO और खाद्य सुरक्षा हो गया, WTO और कृषि सब्सिडी का मुद्दा हो गया, WTO से संबंधित कई सारे समझौते हुए, जैसे बाली कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पे क्या क्या आउटपुट निकला था, तो वो सारी की सारी चीज़ों के लिए हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप को निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया गया, तो एक बार इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उसको बताने में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर दूंगा यहाँ आपके साथ। बैकग्राउंड में क्या है कि व्हाट्सएप जो है फरवरी 2021 में एक नीति लेकर आई, और ये कहा कि हम जो है निजता कानून ला रहे हैं, हम एक नीति ला रहे हैं, इसको जो है आप लोगों को मानना पड़ेगा, जो कस्टमर है उसको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानिएगा तो वैसे कंडीशन में आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। बहुत विरोध हुआ, पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, और इसका विरोध होने के बाद जो है व्हाट्सएप ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम समय देते हैं 15 मई तक आपके पास समय है, 15 मई तक इस पॉलिसी को आप एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। अब व्हाट्सएप का कहना है कि आपका व्हाट्सएप बंद नहीं होगा, लेकिन कई सारे नए फीचर जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, पुराने फीचर आपके पास रहेंगे लेकिन नए फीचर आपको नहीं मिल पाएंगे। अब देखो सरकार जो है दबाव दे रही है कि व्हाट्सएप जो है अपना नया निर्देश, जो नया पॉलिसी उसको वापस लें। तो सवाल ये होता है कि व्हाट्सएप की पुरानी पॉलिसी क्या थी, तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में डिस्कस करते हैं कि व्हाट्सएप की क्या नई पॉलिसी है और क्या नया चीज़ें व्हाट्सएप ला रहा है, जिसका पूरे देश भर में विरोध हुआ, जिसका सरकार विरोध कर रही है। देखो विश्व स्तर पे कुल 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोग जो हैं व्हाट्सएप के उपभोक्ता करता हैं, जिसमें 400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोग तो इंडिया के ही हैं। 200 करोड़ लोग यानी 2 अरब लोग विश्व में जो है यूज करते हैं व्हाट्सएप का, जिसमें 40 करोड़ से अधिक लोग भारत में का हैं, और 310 मिलियन लोग यानी 31 करोड़ से अधिक लोग जो है हमारे यहाँ फेसबुक यूज करते हैं। अब आपको ये जानकारी होना चाहिए कि फेसबुक के जो मालिक हैं उन्होंने ही व्हाट्सएप को परचेज कर लिया, यानी व्हाट्सएप फेसबुक के ही एक पार्ट हो गया। अब देखो पुद्दुस्वामी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने पुद्दुस्वामी वाद में निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछा है कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है। तो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। वास्तव में भारत में किसी व्यक्ति के डेटा सुरक्षा के लिए कोई सख्त कानून या कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मान लो
एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के रक्षा की गारंटी दिया गया। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो सवाल ये होता है कि अगर निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है तो फिर हमारे यहाँ डाटा चोरी होता है, इसको रोकने के लिए सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, इसको लेकर के क्यों नहीं कोई कानून बना रही है। अब लौटते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप अपने उपभोक्ताओं से जो जानकारी एकत्र करता है, इस नीति को लागू होने के बाद वो उसे फेसबुक के साथ साझा कर देगा। मोबाइल नंबर जैसे हो गया, उपभोक्ता की गतिविधि हो गया, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपका जो लोकेशन है वो लोकेशन व्हाट्सएप भी ट्रेस करता है और ट्रेस करके वो लोकेशन भी आपको फेसबुक के साथ साझा कर सकता है, आईपी एड्रेस साझा कर सकता है। व्हाट्सएप खाते से जुड़ी अन्य बुनियादी जानकारी जो आप चैट करते हो, जो आप किसी को मैसेज भेजते हो, वो भी साझा कर सकता है। और साथ ही साथ नई व्हाट्सएप और फेसबुक को उपभोक्ताओं की जानकारी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को जो है उपयोगकर्ताओं को साझा की जा सकती है। मतलब क्या हुआ, व्हाट्सएप ने अपनी जो है प्राइवेसी जो है, या व्हाट्सएप ने जो डाटा है, आपका डाटा है, वो साझा कर दिया फेसबुक के साथ। और फेसबुक क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी को वो डाटा दे देगा, पैसा लेकर के बेच देगा इस थर्ड पार्टी को। ऐसा होता भी होगा नॉर्मली। अब देखो, तो इसके लिए यानी आपका डाटा कोई तीसरा पार्टी यूज कर रहा है, आपके निजता के अधिकार का हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए सरकार ने कहा कि आप जो है व्हाट्सएप जो ये नई नीति ला रहे हैं, इस नई नीति या नई पॉलिसी को जो है मत लाइए, इसको बंद कीजिए। राइट, क्यों? क्योंकि गोपनीयता के कानून का उल्लंघन हो रहा, आपसे बिना पूछे हुए आपके डाटा का उपयोग कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, जो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। अब नई गोपनीयता नीति के लागू होने के बाद व्हाट्सएप किसी उपभोक्ता का मेटा डाटा भी साझा कर सकता है, जिसका यह अर्थ हुआ कि बातचीत के मूल संदेश के अतिरिक्त सब कुछ साझा किया जा सकता है। मेटा डाटा क्या होता है कि ऑनलाइन गतिविधि की जो विस्तृत जानकारी होती है उसको मेटा डाटा कहते हैं। मतलब आपकी जो व्हाट्सएप है वो प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं रह पाएगी, अभी भी हालांकि नहीं है। व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें जो है प्राइवेसी के तौर पे नहीं होती है, लेकिन इस नीति लागू होने के बाद उसका अधिक से अधिक हनन होगा। तो इसको लेकर के सरकार दबाव डाल रही है कि आप ये नया निर्देश वापस लें। अब देखो यहाँ पे जो एक न्यूज़ है कि भारत की आवाज़ बनेगा डीडी इंटरनेशनल। जिस तरह से ब्रिटेन का CNN हो गया, जिस तरह से अरब वर्ल्ड का अल जजीरा हो गया, जिस तरह से अमेरिका का CNN हो गया, तो ये सारी BBC, CNN, अल जजीरा के तहत भारत भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अच्छा कदम बढ़ा रहा। भारत भी विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे कंडीशन में वैश्विक प्रभुत्व को कायम करने के लिए एक वैश्विक स्तर पे टीवी चैनल का निर्माण कर रहा है भारत, और इसी टीवी चैनल का नाम होगा डीडी इंटरनेशनल। मतलब इसका ऑफिस होगा लंदन में भी, लंदन के लिए भी रिपोर्टिंग करेगा, अमेरिका में भी इसका ऑफिस होगा, मध्य एशिया के देशों में भी इसका ऑफिस होगा, इसका ऑफिस अरब वर्ल्ड में भी होगा। तो इस तरह से काम डीडी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी के रूप में काम करेगा। राइट, जो भारत की आवाज़ बन करके दुनिया के देशों में जाएगा। एक बार इसको भी देख लेना आप लोग। देखो, ई वे बिल और फास्ट ट्रैक से जुड़े अब GST चोरी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको रियल टाइम पे रेगुलेट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि ई वे बिल और फास्ट ट्रैक क्या होता है। तो ई वे बिल GST के तहत एक बिल प्रणाली है जिसे वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी किया जाता है। मतलब एक वस्तु को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाना है, तो ऐसे कंडीशन में ई वे बिल जारी किया जाएगा। इसका शर्त है, पहला शर्त यह है कि 10 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई वस्तु ले जाना है तो 10 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि 50,000 से अधिक कॉस्ट की वस्तु होना चाहिए, तभी जाकर के ई वे बिल जारी किया जाता है। राइट, अब देखो, जनता की सुविधा के लिए लिक्विड पेट्रोल, खाद्य वस्तु, गहने जैसे 150 वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया। मतलब सोना को अगर यहाँ से यहाँ लेकर जाओगे तो आपको ई वे बिल नहीं लगेगा। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है GST
का एक पार्ट होता है ई वे बिल जारी किया जाता है, वो अगर आप लेंगे तभी जाकर के वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि 10 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि 50,000 से अधिक के मूल्य का वस्तु होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि सोना, गहना और ये सब उत्पाद नहीं होना चाहिए। 150 वस्तु को इससे बाहर रखा गया। अब देखो दूसरा है RFID, जो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे फोर व्हीलर का यूज करते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी का जरूर यूज करते हैं। RFID क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF से रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया, ID से हो गया आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इस तकनीक का नाम है। इसे फास्टैग भी कहा गया। क्या होता है? फास्टैग होता है कि एक तरह का स्टिकर होता है, राइट। जैसे मान लो आप फोर व्हीलर पे चलते हैं, यहाँ पे टोल प्लाजा है, आपकी फोर व्हीलर यहाँ से क्रॉस कर रही है, यहाँ पे एक स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर को आपको रिचार्ज करना होता है। जैसे आप देखते होंगे पेटीएम वगैरह का जो स्टिकर होता है, उसी तरह का स्टिकर होता है जो आप गाड़ी के बोनेट पे लगा दिए, गाड़ी का आगे लगा दिया आप, राइट, शीशा पे लगा दिए। अब इसको रिचार्ज कर दिया, मान लेते हैं 500 रुपये का, और यहाँ से टोल प्लाजा से क्रॉस करेगी ये, तो टोल प्लाजा पे मान लीजिए आपको 50 रुपये देना है, तो ये 50 रुपये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ जो फास्टैग कार्ड है इससे बाय डिफ़ॉल्ट कट जाएगा। तो ये जो 500 रुपये आपके अकाउंट में था, फास्टैग अकाउंट में था, अब 450 रुपये हो जाएगा। आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे निकल सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसको यूज किया गया। इसका काफ़ी फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि जो रेगुलर एक्टिविटी थी, रेगुलर एक्टिविटी यहाँ पे आपको स्टॉप रखना होता था, उसको बंद करना है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे रुकते था तो कई सारी गाड़ियों का जो पेट्रोल होता था, काफ़ी पेट्रोल का खपत होता था। अब सोचो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्तर पर सोचो कितना टोल वाला होगा, और गाड़ी यहाँ पे रुकती थी तो उसको कितना पैसा देना पड़ता होगा, कितना उसका पेट्रोल खर्च होता होगा। तो पेट्रोल चूँकि हम बाहर से मंगाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पेट्रोल के खर्च को कम किया जाए, इसके लिए भी ये ज़रूरी था, राइट। तो ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ई वे बिल क्या है और फास्टैग क्या है। मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाए। यूपीएससी का नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। आरबीआई के फैसले पे जल्द अमल करे बैंक। देखो परसों जो है आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग हुई है, और यूपीएससी बहुत बेसिक क्वेश्चन एमपीसी से भी पूछा था 2017 या 18 में। जाकर के क्वेश्चन देखना, आपको मिल जाएगा कितना बेसिक कॉन्सेप्ट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखो एमपीसी जो होता है मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है, नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के ये डिसाइड करता है। इसका गठन हुआ था जून 2016 में। वित्त अधिनियम 2016 तथा आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन के द्वारा मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया गया। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 सरकार के होते हैं। यानी सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर के यह तय करती है कि जो है नीतिगत दर कितना होना चाहिए, देश का ब्याज दर कितना होना चाहिए, देश का रेपो रेट दर कितना होना चाहिए। अब देखो ये 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य में जो हो गया 3 सदस्य सरकार के हो गए और 3 सदस्य हो गए आरबीआई के। और ये 3 सदस्य जो आरबीआई के होते हैं उसमें एक सदस्य होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो इस समिति की अध्यक्षता करता है, राइट। 6 सदस्य में एक सदस्य होते हैं आरबीआई गवर्नर, जो इस समिति की अध्यक्षता करता है। 3 सरकार के होते हैं और 3 होते हैं आरबीआई के। आरबीआई के गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, और प्रत्येक 2 महीना पे इसकी मीटिंग होती है। तो एक वर्ष में कितना मीटिंग होगा? प्रत्येक 2 महीना पे एक मीटिंग होती है, तो एक वर्ष में 6 दूना 12 मीटिंग होगा। इसको लेकर के भी कई बार क्वेश्चन पूछा है स्टेट पीसीएस वगैरह में कि एक वर्ष में एमपीसी की कितनी मीटिंग होती है। और यूपीएससी में अगर क्वेश्चन देखोगे तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एमपीसी कमेटी में 12 सदस्य होते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ था एमपीसी में 12 सदस्य होते हैं। अगर आपको ये बेसिक जानकारी है कि एमपीसी में सिर्फ 6 सदस्य होते हैं, तो आप वो ऑप्शन को आप गलत कर सकते थे, और जैसे ही वो ऑप्शन को आप गलत करते आपका आंसर आ जाता, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। दूरगामी नतीजों वाला टकराव, देखो इसको लेकर के मैं स्पेशल डिस्कस कर दूंगा। गाजा को लेकर के जो
वर्तमान मुद्दा चल रहा है, इजराइल को लेकर के मुद्दा चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा आज या कल तक मैं उसको डिटेल से डिस्कस कर दिया जाए, लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हैं। वैसे भारत ने ऑफिशियली तौर पे फिलिस्तीन का समर्थन किया है। भारत पिछले 70 वर्ष से फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है और भारत ने इस बार भी फिलिस्तीन का ऑफिशियली तौर पे समर्थन किया। उसका परिप्रेक्ष आप ये भी देख सकते हो कि भारत को फिलिस्तीन का समर्थन करने की क्यों आवश्यकता है। देखो, एक पॉइंट तो इसका यह भी हो सकता है कि जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन के कई सारे जगह पे कब्जा किया, बेसिकली वो ज़मीन जो था वो फिलिस्तीनियों का ज़मीन था जिस पे इजराइल कब्जा किया और धीरे धीरे वो अपना कब्जा बढ़ा रहा है। तो अगर हम इजराइल को खुली छूट दे दें या इजराइल को हम मान लें कि इजराइल सही कर रहा, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि चीन जो किया है, अक्साई चीन को अपने में मिला के वो भी सही कर रहा है। चीन जो कई देशों का बाउंड्री अपने में मिलाया वो भी सही कर रहा। पाकिस्तान जो हमारे देश का एक बहुत बेहतर क्षेत्र जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो अधिग्रहण किया है, तो वो भी सही कर रहा। तो अगर हम इजराइल को लेजिटिमेट करेंगे तो हमें पाकिस्तान और चीन के द्वारा किया गया कार्यों को भी लेजिटिमेट करना होगा, राइट। तो ये कारण भी है कि भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है। और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, शाम में डिस्कस करूंगा या कल डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा आपको। अफसरशाही के शिकंजे होता स्वास्थ्य। देखो कुछ पॉइंट यहाँ पे बताया गया हेल्थ सेक्टर की कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट ये बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 में देश में 78% चिकित्सा और पैरामेडिकल के स्टाफ के पद की कमी है, यानी 78% पद खाली है। सोचो, इसका मतलब ये है कि 22% ही पद अब 22% पे ही काम हो रहा है, यानी 100 में 22 स्टाफ है तो ही काम चल रहा है हेल्थ सेक्टर में। कहने का मतलब तो यही हुआ, राइट। और ये रिपोर्ट किसका है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 का रिपोर्ट है। अब देखो, प्रशासन में लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही क्या होता है? लाल फीताशाही होता है कि मान लेते हैं कि एक फाइल पहुंचा डीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस उसको रिकमेंड कर दिया एसडीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में जो है वो फाइल गया, उसके बाद वो सीओ ऑफिस में रिकमेंड कर दिया, उसके बाद किसी और ऑफिस में रिकमेंड कर दिया, उसके बाद किसी और ऑफिस में रिकमेंड कर दिया। मतलब ये जो टाल मटोल की जो नीति होती है उसी को लाल फीताशाही कहते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी के समय में आवश्यकता है कि प्रशासन बहुत सजगता से काम करे। इस एडिटोरियल में दिया हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के द्वारा, पीएम केयर फंड के द्वारा जो वेंटिलेटर खरीदने का पैसा दिया गया था कई सारे जिला को, उसमें अभी तक वेंटिलेटर नहीं खरीदा गया, 1 साल से अधिक होने वाला। तो सवाल ये होता है कि प्रशासन में जो है लाल फीताशाही है, जो हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। अब देखो, डॉक्टर और नौकरशाहों में टकराव। कई बार आपने देखा होगा कि एसडीएम जो है या आईएएस अधिकारी जो है अस्पताल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं और खरी खोटी उन्हें सुनाते हैं। कई बार हमने देखा है कि ऐसी घटनाओं के कारण क्या होता है कि पूरा डॉक्टर एकजुट हो जाता है और वो उस एसडीएम के खिलाफ या उस जिलाधिकारी के खिलाफ जो है वो नारा लगाना शुरू कर देते हैं या कार्य को ठप कर देते हैं। तो कई बार नौकरशाह और डॉक्टर को लेकर के टकराव है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे मान लो मेडिकल को लेकर के इम्पोर्टेंट जो जगह है या इम्पोर्टेंट जो एसोसिएशन है, उसका अध्यक्ष जो है आईएएस अधिकारी को नहीं बना करके आप किसी डॉक्टर को बनाइए, कैसे रिटायर्ड डॉक्टर को बनाइए, राइट। जैसे बिहार स्वास्थ्य समिति है, तो बिहार स्वास्थ्य समिति का डायरेक्टर कौन है? तो एक आईएएस अधिकारी है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बिहार स्वास्थ्य समिति का डायरेक्टर जो है एक आईएएस अधिकारी के न होकर के किसी आप डॉक्टर को बनाइए, ताकि वो जो समस्याओं को अच्छे से जानता है। एक आईएएस अधिकारी को जितना समस्याओं की समझ नहीं होगी, उससे कहीं ज़्यादा समझ जो होगी वो एक डॉक्टर को होगी स्वास्थ्य को लेकर के, राइट। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में महज 30% ही डॉक्टर काम कर रहे हैं और हेल्थ जो है राज्य सूची का विषय। लगातार हम बोल रहे हैं कि हेल्थ में की समस्या का सबसे बड़ा एक कारण ये है, स्ट्रक्चरल कारण है, संरचनात्मक कारण यह है कि यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय तो राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो हेल्थ में इम्प्रूव करे। राज्य इसको लेकर के कोई काम नहीं कर रहा, तो इसको हेल्थ को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला जाना चाहिए। जिस तरह से शिक्षा को आपने समवर्ती सूची में डाला, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, उसी तरह से हेल्थ को भी समवर्ती सूची में डालना चाहिए। अब देखो, फिनांस कमीशन ने कुछ सुझाव दिया था। फिनांस कमीशन का सुझाव था कि जो जीडीपी का 2025 तक जीडीपी का 2.5%, भारत सरकार की जीडीपी का 2.5% खर्च होना चाहिए। किस पे? तो हेल्थ पे खर्च होना चाहिए। 2018-19 के डाटा के अनुसार महज
0.96% GDP का खर्च होता है हेल्थ सेक्टर में, यानी 1% से भी कम हेल्थ सेक्टर में खर्च होता है। इसको 2025 तक बढ़ा करके 2.5% करना चाहिए। दूसरा, 15th फिनांस कमीशन 15वें वित्त आयोग ने दूसरी सिफारिश किया था कि 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करना चाहिए, राइट। 18-19 के डाटा के अनुसार राज्य सरकार 5.18% खर्च करती है अपने स्टेट जीडीपी का। इसको बढ़ा करके 8% करना चाहिए 2020 तक, जो कि ऑलरेडी बीत चुका है। इसी तरह से राइटर का कहना है कि अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन किया जाना चाहिए। जिस तरह से अखिल प्रशासनिक सेवा होता है, आईएएस होता है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा होता है, आईपीएस होता है, उसी तरह से अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन किया जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार स्वास्थ्य समिति का डायरेक्टर जो है एक आईएएस है, उसका डायरेक्टर एक आईएएस को नहीं बना करके अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी को बनाया जाना चाहिए। काफ़ी समय से मांग हो रही है, 2 आयोग के गठन की मांग काफ़ी समय से हो रही है। एक तो अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा और एक अखिल भारतीय शिक्षक सेवा, राइट। ये दोनों ही अधिकारी की नियुक्ति किया जाना चाहिए। अब मेडिकल पाठ्यक्रम, एमबीबीएस का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें भी बदलाव किए जाने की ज़रूरत है और वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे क्या होता है कि डॉक्टर की अगर कमी है, कोई पेशेंट वहाँ पे आता है जिसको बुखार है, जिसको दस्त है, जिसको सर्दी है, जिसको खांसी है, तो ये छोटी छोटी जो बीमारी होती है, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं, वहाँ की जो नर्स होती है, अगर उसको प्रशिक्षित कीजिएगा तो इसके लिए दवाई वो भी लिख सकते हैं, राइट। जरूरी तो नहीं है कि खांसी के लिए, बुखार के लिए, दस्त के लिए जो है डॉक्टर ही दवाई लिखें। तो इसलिए नर्सिंग स्टाफ को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और जहाँ पर भी पीएचसी में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी है, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ जो है छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी जो तबीयत खराब है, उसको लेकर के दवाई वगैरह लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आयुर्वेद डॉक्टर को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तो कि कोरोना महामारी के समय में वो भी समाज की सेवा कर सकें। तो ये बेसिक कुछ राय है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। हालांकि इसमें, इस एडिटोरियल को जब आप पढ़ोगे तो इसमें समस्याओं के बारे में अधिक इंगित किया गया। इसको एक बार देख लेना आप लोग। 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है इजराइल फिलिस्तीन का विवाद। अमेरिका का भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों के लिए बड़ा कदम, एक बार इसको भी देख सकते हैं। अब देखो, चीन ने भारत के दोखला जिले में जमीन पे किया कब्जा। देखो, नेपाल की जरूरत भारत को क्यों है, एक मैप से दिखाता हूं मैं आपको। देखो, ये नेपाल है, मैप में आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये नेपाल है। अगर नेपाल पे चीन का आधिपत्य हो जाता है, राइट, और यहाँ से देखो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ से ये जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये नेपाल है। यहाँ तक, एक सेकंड में बड़ा करता हूँ, हाँ ओके, ये नेपाल का पार्ट हो गया। और यहाँ से शुरू हो गया आपको बांग्लादेश। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये है 18 किलोमीटर का डिस्टेंस, राइट, महज 18 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर नेपाल पे चीन का प्रभुत्व हो जाता है तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो है अलग कर सकता है। अगर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हमसे जुदा हो जाएगा, राइट, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हमसे जुदा हो जाएगा और इस पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। तो इसलिए हमको ज़रूरत है नेपाल की, हमें नेपाल के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जब भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो होती है नेपाल में, तो उसको लेकर के भारत सरकार सजग हो जाती है, राइट। ओके, हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, सबसे पहले तीसरे स्टेटमेंट पर हम चलते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी किसी भी अपराध की जांच का आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय सीबीआई को आदेश देती है कहीं जाकर जांच करने की, किसी भी राज्य में किसी भी जगह, तो उसे राज्य सरकार को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई राज्य सरकार से कोई परमिशन नहीं लेगी। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, केंद्र सरकार राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है।
लेकिन ऐसा संबंधित राज्य की सहमति से ही किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर सीबीआई को किसी राज्य में जाकर के जांच करना और केंद्र सरकार ने उसे आदेश दिया है तो सीबीआई को उस राज्य से परमिशन लेना होगा, तभी जांच कर सकती है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब देखो पहला स्टेटमेंट चलते हैं। सीबीआई एक सांविधिक संगठन है। क्या सीबीआई एक सांविधिक संगठन है? क्या सीबीआई की स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया है? तो बिल्कुल नहीं। सीबीआई तो ना तो संवैधानिक संगठन है और ना ही सांविधिक संगठन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।